हेलो बच्चों, यू मस्ट बी वंडरिंग कि इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट? तो देखो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अभी मेरी रिसेंटली यूनिट टेस्ट होने वाला है। क्लास 10 विल स्टार्ट वेरी सून एंड देन वी हाफ ईयरली भी हो जाएंगे। एंड हाफ ईयरली में ये जो चैप्टर आप यहाँ पर देख रहे हो, विच इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, विच इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, जो हमारे जो भी सारी चीजें हैं उसके इंडिया के। चैप्टर 1 नंबर 1 सिविक्स जो हम करने वाले हैं, और इकोनॉमिक्स, इसके एमसीक्यू, यानी कि टॉप 100 एमसीक्यू फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। नाउ यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि हमारे एमसीक्यू हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है एमसीक्यूज में। बट रेस्ट अश्योर्ड, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इतने एमसीक्यू आप इन चैप्टर से कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर एवर। आपको एक बार ये एमसीक्यूज देखने एंड देन यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, अगर आप एक्साइटेड हो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट्स करके, अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ कि यस वी आर रेडी फॉर दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीटी लॉन्ग सेशन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्विज भी इसको आप कंसीडर कर सकते हो। एवरी टाइम यू नो यू फील लाइक यू वांट टू गिव द आंसर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो यू हैव टू डू वन थिंग। आप वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर पहले क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन यू आंसर योरसेल्फ, देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग द वीडियो। सो दैट इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम प्रेशर में या इन जनरल कैसा परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है बच्चा वाड़ी, ओके, आर यू गाइज रेडी फॉर इट? सो वी शैल बी स्टार्टिंग विद आवर सेशन, है ना। करते हैं फिर हमारे सेशन को इसी बात पे स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल? है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स कैपिटल क्या है? एग्रीकल्चर लैंड फिक्स नहीं होता है, ट्यूबवेल फिक्स नहीं होता है, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फिक्स नहीं होते, या मशीनरी फिक्स नहीं होती है। बेसिकली वो चीज देखो जिसपे तुम लोग बार बार पैसा खर्च करते हो। बोलो जल्दी से, जल्दी से, क्विकली टेल मी। क्विकली क्विकली एवरीवन, क्विकली टेल मी कि हमारा आंसर होना क्या चाहिए। हाँ जी, बोलो आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स कैपिटल? फॉर दिस वी हैव टू गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स, राइट? अगर हम थोड़ी बहुत भी डिटेल्स में जाएंगे और चीजों को समझेंगे ना, तो हमें कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। एंड विद कैपिटल वी मीन्स द कैपिटल विच इज लाइक दिस मनी, है ना, जिससे भी सारी चीजें हम लोग अर्न करते हैं। अब देखो, सबसे पहले सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि देर आर सर्टेनली फ्यू टाइप ऑफ कैपिटल, है ना। सर्टेनली हमारे चैप्टर में विच इज द विलेज पालमपुर, इसमें दो कैपिटल का हम लोगों को बात बोली गई है। वन इज वर्किंग कैपिटल, राइट? वन इज वर्किंग कैपिटल एंड अनदर वन इज द फिक्स्ड कैपिटल। अब आप खुद सोचो, वो चीज जो आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में फिक्स कर दी है। अब फिक्स कैपिटल क्या हो सकती है? फिक्स कैपिटल है कि आपका स्कूल है ना, आप उस स्कूल में जा रहे हो, देयर इज द इंस्टीट्यूशन, वहां पर बेंच आपको मिलेंगी, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यू नो योर स्कूल में आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? बैठने की सीट मिलती है भाई, सामने कीबोर्ड मिलता, वो बोलता है ब्लैक बोर्ड, कीबोर्ड याद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा कीबोर्ड पे काम होता है। तो अब ये सारी चीजें मिलेंगी, बट ऐसा होता है कि ओहो हो, कल तो हमें ब्लैक कलर की सीट मिली थी, आज हमें पिंक कलर की, आज ब्लू कलर की। नो, दैट इज नॉट द केस, राइट? बट हमें फीस हर महीने देनी पड़ती है या 3 मंथ में एक बार देनी पड़ती है। तो जो हमारी फीस होती है दैट इज वर्किंग फॉर अस ना, जो कॉन्टिन्यूसली फिनिश हो रही है, फिर देनी पड़ेगी, फिर फिनिश हो रही है, तभी तो आप सारी चीजें सीखोगे। बट जो इंस्टीट्यूशन में फिक्स चीजें हैं, दैट इज योर ब्लैक बोर्ड, योर टीचर्स, वो फिक्स नहीं, वो भी वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कुड बी एग्जांपल जो कॉन्टिन्यूसली क्या करिए, जो कॉन्टिन्यूसली पैसे का यूज करे भाई। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो फ्यू टाइम्स के लिए, कुछ फिक्स टाइम के लिए फिक्स कर दी गई है। हाँ, आई नो कि वो खराब हो जाएगी तो उसकी मेंटेनेंस में टाइम लगेगा ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन को देखो दोबारा से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स कैपिटल? एग्रीकल्चर लैंड, ट्यूबवेल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फार्म मशीनरी? एग्रीकल्चर लैंड फिक्स है भाई, है ना, ट्यूबवेल फिक्स है बिल्कुल, और फार्म मशीनरी, फार्म से खर्च होने मशीनरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, जो हमारे फार्मर्स यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द ग्रोथ ऑफ आर क्रॉप। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आया? चलो, नाउ लेट्स टू मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। हाउ डज आवर सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन? Did it happen anywhere in that chapter? Yes, we remember it happened in French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारा ये पूरा क्राइसिस हुआ था, विच वी रिमेंबर वेरी क्लियरली। ठीक है, हाउ डज आवर सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन? बच्चा लोग जल्दी से बोलो, मुझे आंसर बताओ, आंसर बोलो जल्दी, कब होता है? मिला आंसर? हाँ जी, आंसर मिला। देखो, पुअर सर्वेंट इन स्मॉल पेजेंट लैंडलेस लेबर
के साथ होता है, पेजेंट एंड आर्टिशन के साथ होता है, या बिग बिजनेसमैन एंड मर्चेंट लॉयर के साथ होता है। देखो बेसिकली एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस किसी के साथ भी हो सकता है। सब्सिस्टेंस वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है? सब्सिस्टेंस वर्ड का मीनिंग होता है जब आपके पास पेट भरने के भी पैसे ना हो, लाइक बेसिक नेसेसिटी है कि चलो हम लग्जूरियस लाइफस्टाइल, लग्जरी बाद में देखेंगे, लेट्स जस्ट हैव समथिंग वेरी बेसिक फॉर आवरसेल्फ, राइट? तो जब भी हम बात करते हैं ना सब्सिस्टेंस क्राइसिस की, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि जब आपके पास पेट पूजा करने के भी पैसे नहीं होते हैं। और ये हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था ना, तो यू रिमेम्बर इन फ्रेंच रेवोल्यूशन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड एक्चुअली। और आप सोचोगे कि क्यों हुआ होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे? एक्चुअली बेसिकली कुछ भी नहीं था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को चारों तरफ से मार पड़ रही थी। येस यू हर्ड मी राइट। उनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, दे वर नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली, दे वर नॉट डूइंग मेंटली, people were challenging the government, people were actually wanting to change the government, the type of government that existed, so people wanted change, people were not focusing upon things they are supposed to focus upon। तो बहुत ज्यादा chaos पूरी कंट्री में हो रखा था, and that led to multiple crises, and that is the subsistence crisis for you guys, जहाँ पर रोटी भी नहीं मिल रही है लोगों को, right? So that's the French Revolution। और ये क्या है? Obviously all of the above, everyone actually suffered from the subsistence crisis। चलो, a narrow channel of sea separating two land masses is called Gulf, Strait, Isthmus या फिर बे। जब दो हिस्सों को, याद रखना, जब दो लैंड मास को, ना जमीन के दो बड़े बड़े टुकड़ों को अगर कोई अलग कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? कैन वी आंसर दिस? यस वी कैन आंसर दिस। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। कहाँ मिलती है ये? आई जस्ट टेल यू ब्रीफली। अगर मैं बात करूं अपना यहाँ पर, अगर आई टॉक अबाउट इंडिया राइट हियर, तो हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं एक सुंदर से, जो कि हैं श्रीलंका। नाउ श्रीलंका इज समवेयर हियर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ऐसा लगता है ना, अगर आप मैप पे देखोगे कि ना हमारा जो श्रीलंका है वो हमसे कनेक्टेड है, बट एक्चुअली में वो कनेक्टेड मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम हमारे हिस्सा हो वो, बट वो एक छोटा सा उठा हुआ पानी में हिस्सा होता है। आई टेल यू हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। तो बेसिकली मान लो कि ये हमारा पानी है ना, और इस पानी पर एक छोटू सा हिस्सा बना हो, एक छोटू सा हिस्सा इसे कनेक्ट कर रहा हो, और फिर हमारा श्रीलंका स्टार्ट हो रहा हो। बेसिकली दिस इज हाउ द एंटायर थिंग लुक्स लाइक। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ से जो है हमारे जो इंडिया को और श्रीलंका को अलग करता है ना, दो लैंड मास को अलग कर रहा है, कनेक्टेड है बट अलग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट। एंड यहाँ पर मिलता है पाक स्टेट, और जो कि हमारा क्या है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। तो दैट इज हाउ द स्ट्रेट लुक्स लाइक, एंड दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। तो अ नैरो चैनल ऑफ सी, एक चैनल सा दिखता है, विच आई जस्ट शोड यू इन द पिक्चर लाइक दिस वन, एंड देन द कंट्री स्टार्ट। ओके, तो ये हमने कर लिया। विच कंट्री सपोर्टेड एंड कंट्रोल द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पोलैंड? बोलो जल्दी से। Which country supported and controlled the autocratic government in Poland? बोलो जल्दी से। And that's Russia। ये सब हम जानते हैं, पूरी की पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली है। Now let us move on to the next question. Which among the following state was first to try out the modern farming method in India? And by modern farming method से हमें क्या याद आना चाहिए? Every time we are going to talk about modern farming, we remember only one thing, and that is green revolution. Everyone I hope remember green revolution, right? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था भाई? किसी को कुछ याद है थोड़ा बहुत? अगर नहीं याद है तो दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट? दैट इज फॉर आई एम हियर। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ हाई yielding variety of seeds। यहाँ पर ना एक इंट्रोडक्शन हुआ था एक चीज का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड HYV सीड्स। सो उसका फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इज कोरली रिलेटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ ड्यूरिंग दिस हैपेंड ड्यूरिंग द 1960s। 1960s में आवर साइंटिस्ट वर लाइक वी हैव टू इन्वेंट न्यू सीड्स, एंड ऑब्वियसली दीज आर केमिकली क्रिएटेड, दीज आर क्रिएटेड केमिकली। ऑब्वियस रीजंस है ना इसके, तो भाई अगर तुम कुछ भी इंसानी रूप से कर रहे हो तो ठीक है, अब केमिकली ये क्रिएट किए गए थे, तो इनसे होता क्या था? तो देयर इज टू सिचुएशन विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि ये हमारा एक ट्री है, और इस ट्री पर फल आ रहे थे। इस ट्री पर क्या है? फल आ रहे थे बेटा, और फल आते थे दो, लेकिन हमारे लिए ये इनसफिशियंट थे। क्या थे? इनसफिशियंट थे।
they were really not sufficient for us, they were insufficient. And by the word insufficient mean कि हमारी needs को fulfill नहीं कर पा रहे थे, and we had to do something to save ourselves फ्रॉम अनदर फेमाइन या फिर कोई भी पैंडेमिक जैसे सिचुएशन से बचने के लिए वी नीड सरप्लस, राइट। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, दे डिड समथिंग एंड दैट व्हाट हैपेंड लेड टू कि जब हमने अपनी सॉइल को ये वाले बीज दिए ना, तो द प्रोडक्शन थ्री फोल्ड हो गई। प्रोडक्शन जब जहाँ पर हमारे दो फ्रूट्स देखने को मिलते थे, दो जो है हमें प्रोडक्शन देखने को मिलती थी, अब वो हमारी बेटा 3 गुना हो जाती है ना। इट वॉज थ्रेशोल्ड जो है हमारा थ्राइस हो जाता है। नाउ अब आपको खुद समझ में आएगा कि जब आपके पास सिर्फ 100 रुपए थे, तो आप 100 रुपए के हिसाब से अपना काम चला रहे थे, बट अचानक से आपके पास 300 रुपीज हो जाए, तो यू गेट हैप्पी, राइट। एंड यू सेव सम मनी, यू क्रिएट, यू गिव इट टू पीपल हु रिक्वायर इट, एंड देन यू टेल देम कि अरे मुझे बाद में दे देना। तो यू नो सॉर्ट ऑफ स्टार्ट अर्निंग विद दैट मनी। अब यहाँ पर ना 3 टाइम्स प्रोडक्शन हो जाता है, 3 टाइम प्रोडक्शन वेंट अप ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। यस, दैट इज व्हाट वी डिड इन अ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जब 3 टाइम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वी रियलाइज कि ओ भाई ये तो बड़ा कुछ क्रेजी कर दिया है। अब तो हमें क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, और कभी भी देश में भूखमरी जैसे सिचुएशन बिना है ना, सब्सटेंस क्राइसिस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम आएगा, वो हमें डेफिनेटली नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है एवरीवन। सो अब आप खुद बताओ कि ये जो मॉडर्न मेथड था, वो कहाँ हुआ होगा। वी हैव डन ओनली 3 स्टेट्स, राइट, 3 स्टेट्स वी हैव डन जहां पर हमें ये देखने को मिला था, और जितने भी बच्चों ने हरियाणा आंसर दिया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई हरियाणा वाज वंस अ स्टेट। नाउ अब खुद सोचो, जहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, और हमने प्रीवियसली ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो हमारे फिजिकल फीचर में पढ़ाना हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, विच वी कैन सी कि जो हमारा इंडिया है, कहाँ है हमारा इंडिया, ये वाला जो बच्चा हमारा पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, लाइक दिस पोर्शन, ये इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉर्थ के प्लेन्स, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये प्लेन है ना, इनको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स यानी कि सीधी जमीन है, और सीधी जमीन पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, दैट इज फॉर श्योर, राइट। एग्रीकल्चर भी ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन होगी वो भी काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, दैट बिकम्स वेरी ऑब्वियस टू बी अंडरस्टूड। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया प्लस एग्रीकल्चर, जो कि हमारे पास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इन सब में बहुत ही रेलेवेंटली देखने को मिलते हैं। तो हमसे आंसर में ऑप्शन में बिहार, झारखंड और उड़ीसा था, बट वी हैव ओनली डन हरियाणा इन आवर क्लास, राइट। हमने अपनी पूरी की पूरी सब चीजों में हरियाणा को हमेशा देखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। व्हाई डिड द सिटीजन स्टॉर्म द बैस्टिल। बैस्टिल जो था, जो कि एक फोर्ट था, या उसको बहुत लोग प्रिजन कहते थे, उसको क्यों लोगों ने मतलब क्यों गुस्सा दिखा रहे थे, व्हाई डिड एक्चुअली पीपल रिवोल्टेड, और उन्हें वो थोड़ा पूरा तोड़ गिराया एंड एवरीथिंग, बताओ। टू फ्री द प्रिजनर हु वर बीइंग टॉर्चर्ड, या टू फाइंड होर्डेड एमिनेशन, या फिर टू सीक रेफ्यूजी फ्रॉम द अप्रोचिंग आर्मी, और टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बोलो जल्दी से। हाँ जी, बताओ आंसर क्या होने वाला है। सो आंसर क्या होगा एग्जैक्टली जो बैसिल था, लोगों ने इसलिए उसको स्ट्रॉम किया था क्योंकि गवर्नमेंट को, मतलब जो ल्यूइस 16 था ना, ल्यूइस 16 को लोग कह रहे थे कि एकदम ऑटोक्रेटिक रूलर है, कुछ भी कर सकता है एंड एवरीथिंग। तो फिर उसने यहाँ पर आपको देखना होगा कि बहुत जो बैसिल था वो स्टूड करता था डिस्पोटिक पावर ऑफ राजा, है ना। क्या स्टूड, बैसिल स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर, है ना। किंग का जो ऑटोक्रेट रूलर था कि वो जब भी उसके खिलाफ कोई बोलता था, he'll put them in jail and he'll will not listen to people at any cost, और उनको बिल्कुल भी उनकी कुछ भी नहीं सुनता था। तो तब जाके यहाँ पर बैसिल को सब लोग हेट करते थे। एवरीबडी वाज लाइक वी डोंट लाइक बैसिल, एंड बैसिल इज लाइक द मोस्ट वाहियात चीज। सो लोगों को एक बार पता चलता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला था, कि राजा ने ना बहुत सारे हथियार इधर छुपा के रखे हैं, और उन्हीं हथियारों को यूज करके हम राजा को ही हरा देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, होर्डेड एमिनेशन जो था उसको ढूंढने गए थे, बट एक्चुअली में कुछ मिला नहीं। और प्रिजनर कितने मिले थे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाओ, दिस इज नाउ अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। व्हाट आर द लॉन्जिट्यूड इन विच इंडिया इज लोकेटेड। because this session is all about going to be around the revision part। ठीक है, तो रिवीजन पार्ट है, हम लोग ये चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, इनके वन शॉट फलाना शॉट आपको सारे सब कुछ शॉट आपको आपके इस प्यारे से चैनल पर मिलने वाले हैं। व्हाट आर द लॉन्जिट्यूड इन विच इंडिया इज लोकेटेड, बच्चे लोग जल्दी से बताओ। 108 डिग्री, ओ माय गॉड, 8
मिनट ईस्ट या 108 डिग्री। ठीक है, 108 हमने पढ़ा है। अच्छा, किसी बच्चे को अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट डज द लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड लुक्स लाइक, राइट। सो अगर मैंने आपको बोला कि हमारा इंडिया है, अगर मैंने आपको बच्चे लोग बोला है कि दिस इज आर इंडिया, खाते पीते घर का हमारा इंडिया है, और हम लोग सारी चीजें कर रहे थे, तो वी हैव ऑल्सो सीन कि कुछ लॉन्जिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है ना। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर अर्थ बनाऊं, अगर इफ आई मेक द अर्थ ओवर हियर, है ना, और इसी अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती है दो हिस्सों में, दैट इज द इक्वेटर, एंड इट इज एट द 0 डिग्री, विच वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स इन आवर क्लास, राइट। तो ये इक्वेटर है यहाँ पर हमारा, और ये इक्वेटर 0 डिग्रीज पर है। हम अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया इज समवेयर हियर। अगर हम अपने इंडिया को थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ करके समझाएं तो आई होप इट्स विजिबल, यस। तो अब जब हमारे इंडिया को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, दैट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, या फिर इसको सेंट्रल पार्ट में भी आप देख सकते हो, राइट। जैसे ऐसे करके ये पूरा हमारे 8 स्टेट से जाता है, राइट। ये हमारे 8 स्टेट को क्रॉस करती है लाइन। अब ये लाइन जो है ये कहलाती है लैटिट्यूड। मतलब अब इंडिया को, ये तो मतलब इसका एक अलग डायमेंशन है, वो तो चलो हम करेंगे, बट जब भी कोई लेटी हुई लाइन इंडिया को क्रॉस करेगी, लाइक अगर यहाँ से क्रॉस कर रही है तो वो लैटिट्यूड होगा, यहाँ से क्रॉस करे तो वो लैटिट्यूड होगा, बट अगर यहाँ से क्रॉस करे तो वो लॉन्गिट्यूड होगा, और यहाँ से क्रॉस करे तो वो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा। जैसे कि हमारे एंड पॉइंट्स हैं इधर, अगर हम देखें हमारे एंड पॉइंट्स, तो वी हैव अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हमारे पास होता है अरुणाचल प्रदेश। देयर वी हैव गुजरात, है ना, वेस्टर्न एंड, यहाँ पर वी हैव तमिलनाडु, या फिर आप तमिलनाडु छोड़ो, इंदिरा पॉइंट याद रख सकते हो लीस्ट, और ऊपर है हमारा जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट। दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ इंडिया। अब जो हमारा लैटिट्यूड हमसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, यस, हमसे लॉन्गिट्यूड पूछा है, यानी कि जो लॉन्ग लाइंस है ना। तो व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड, बोलो जल्दी से, आंसर क्या होगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चा, ईस्ट रिप्रेजेंट करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ गए आपको। चलो इतनी बातें आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग was the only country by 1900 where citizen had voting right, जिनके पास वोटिंग राइट था। बोलो जल्दी से, फटाफट से आंसर बोलो मुझे। तो वोटिंग राइट किसके पास था, ये हमने किया है, दैट्स न्यूजीलैंड फॉर यू। बोलो जल्दी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, क्या करने से डेमोक्रेसी नहीं होगा। स्ट्रगल करेंगे तो डेमोक्रेसी होगा, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म करेंगे, कॉलोनीज बना के जो भी लोग आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कॉलोनीज जो थी दैट वाज ऑफ ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक भाई साहब राज करा है, तो क्या ही कर सकते हैं। क्या वो डेमोक्रेसी थी, या फिर पीपल डिजायर फॉर फ्रीडम, जब लोग आजाद होना चाहते हैं तो वो डेमोक्रेसी होगी, या फिर अगर कोई फॉरेन कंट्री किसी पर इन्वेड कर ले तो वो डेमोक्रेसी होगी। बोलो जल्दी से, हमसे डज नॉट पूछा है। सो यहाँ पर 3 ऑप्शन में डेमोक्रेसी है। whenever people are struggled by the people are struggling, right? We have done Nelson Mandela wala chapter which we are talking about is chapter number 2, and उसका one shot you will find on the channel itself. तो chapter number 2 में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन दैट इज देयर, तो उसमें हम देखते हैं क्या कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के नेटिव थे, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, है ना, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी डेमोक्रेटिक के लिए। तो दैट इज ऑब्वियसली वन रीजन कहा जहां पर लोग डेमोक्रेसी चाह रहे हैं। पीपल डिसीजन डिजायर फॉर फ्रीडम, लोगों को आजादी चाहिए, एग्जैक्टली डेमोक्रेसी है ना। अगर आजादी नहीं होगी लोगों के पास सिटीजन के बाद, तो फिर कहे की डेमोक्रेसी। देन एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज ऑल्सो, अगर हम कॉलोनियलिज्म खत्म कर देंगे, खत्म किया तो हम डेमोक्रेटिक देश बने ना। बट इन्वेजन फॉरेन कंट्रीज डज नॉट रिलेटिवली मीन कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होने वाली है, दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर एज वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। इन विच ईयर, है ना, दिस इज नॉट ऑफ आवर सिलेबस एनीवेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड इज कल्टिवेटेड, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, विलेज पालमपुर। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया इज कल्टिवेटेड बाय मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड वाज एक्चुअली ओन्ड बाय द लार्ज फार्मर्स, एंड दैट वाज हाउ मच,
दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, 64%। विलेज पालमपुर से हमने करा है। एंड विलेज पालमपुर में हमने कॉम्पोजिशन देखी थी कि देयर वर लार्ज फार्मर्स, देयर वर मीडियम फार्मर्स एंड देयर वर लैंडलेस लेबरर्स। लैंडलेस लेबर क्या करते थे? इन लोगों के लिए काम करते थे बिकॉज दे हैड ह्यूज चंक ऑफ जमीन, huge chunk of land, and they cannot cultivate it themselves, so they needed somebody's help, and those that help was actually coming from the landless laborer. Okay everyone, so 64% is actually the correct answer. Which kharif crop is used for cattle feeding? बोलो, sugarcane, potato, ज्वार बाजरा या फिर wheat? कौन सी फसल जो है फीडिंग के लिए गाय वगैरह को खिलाया जाता था, जो भी इनके रिलेटिवली डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते थे, क्या खिलाया जाता था? दैट्स ऑब्वियसली करेक्ट, ज्वार एंड बाजरा, विच वी हैव डन इन आवर चैप्टर। समझा आप लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानियां है वो अभी तक नहीं हुई होगी। जल्दी से करते हैं। तो ये हमारा हो गया है ज्वार, अगेन रिपीट हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, वाओ अमेजिंग क्वेश्चन। नाउ सिंस यू कैन डू दिस राइट, आई हैव टॉट यू दिस इन डिटेल, दिस वाज एक्चुअली अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिड। तो जल्दी से बोलो, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन। तो हमने ट्री बनाया था एंड ट्री पर क्या लगते हैं? ग्रेन्स, लाइक वीट से रिलेटेड है ना? तो ग्रेन इज अ वीट, राइट? वीट इज अ ग्रेन, सॉरी। सो ऑब्वियसली एनीबडी कैन डू। अब नाउ यू टेल मी, इट केम इन 1960s, राइट? 1960s आया, क्या हुआ था इसमें? HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था एंड इट चेंज्ड द एग्रीकल्चर गेम फॉर इंडिया फॉरएवर। यस, यू हर्ड मी राइट। इसके बाद बेटा इंडिया का एग्रीकल्चर गेम चेंजर था ये, फॉर ऑल द गुड रीजन एंड ऑल्सो सम बैड रीजन, बट इट चेंज द गेम फॉर इंडिया एंड इट स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। ऑल राइट, चलो ये हमने कर लिया। सो दैट्स ऑब्वियसली ग्रीन प्रोडक्शन which we have already done in detail. Now let us move on to the next question. What happened during the armed fight at the Basil? कमांडर्स बैसिल का गिरफ्तार हो गया था, कमांडर को मार दिया, प्रिजनर्स को मार दिया या प्रिजनर्स को एस्केप करवा दिया? क्या हुआ था बच्चा? बोलो जल्दी से। लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था वहां के कमांडर को। कमांडर क्या था? जो बैसिल का सुरक्षा कर रहा था। तो एक्चुअली ही वाज किल्ड, यस, है ना? हमने पढ़ा है ना ये कि कमांडर को भाई किल कर दिया, लोगों में इतना गुस्सा था, है ना, कि उन्होंने कमांडर को ही मार दिया। क्योंकि भाई तो क्यों सुन रहा है राजा के कहने पर? यू आर लिसनिंग टू राजा, राजा इज ओनली एवरीथिंग फॉर यू। हम लोग तो पागल की तरह लगे पड़े हुए हैं, है ना? ये सारी चीजें हमने करी है चैप्टर में। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द प्रोटेस्ट दैट अकर्ड? लोग टैक्सेस कहाँ से, बच्चा क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ। इट इज फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारा क्वेश्चन है, बोलो जल्दी से। French Revolution, protesting against the high taxes, protesting against the lack of job opportunities, protesting against the high price of bread. Main focus पूछा है, protesting against the government policy. So what should be the answer? And that's actually bread. Bread का price actually main reason था, because तभी तो subsistence crisis ने घी आग में घी लगाने का काम किया था. Remember, which I just told you. तो जो हमारा subsistence crisis था उसके वजह हमारा नहीं, मतलब फ्रांस के लोगों को तब देखने को मिल रहा था. So that actually led to subsistence crisis and people were very angry. People were very agitated and they were like, अब तो हमें revolution करना ही पड़ेगा, अब तो हम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है. So protesting against the high price of bread. अच्छा एक बात बताओ, high price of bread क्यों हो रहा था? Because always remember there was a difference between the demand and supply. करेक्ट, डिमांड और सप्लाई में भाई साहब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका था एंड दैट इज हाउ इट एक्चुअली लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस. और जब गरीबों को ब्रेड नहीं मिल रही थी, और ब्रेड क्या है? स्टेपल फूड है, सिर्फ ब्रेड भी नहीं मिल रही थी, है ना? आलू कब से खाएंगे? लाइक रोटी हम खा सकते हैं, लाइक वी कांट कीप ईटिंग आलू. तो बेसिकली bread was a staple food for them, right? Still it is a staple food for a lot of Europeans. They don't eat roti, है ना? They don't eat chapatis. They are eating the wraps and the bread, everything made out of wheat and maybe some multigrain stuff. बट वो लोग रोटी नहीं खाते हैं ना. रोटी तो इंडिया का स्टेपल फूड है, और इंडिया पूरे इंडिया का भी नहीं है, नॉर्थ इंडिया का है भाई,
है ना, पूरे नॉर्थ इंडिया का भी, नॉर्थ इंडिया का भी कुछ सेक्शन में रोटी खाई जाती है, अदरवाइज यू विल सी राइस, यू विल सी वड़ा पाव, एवरीवन इज ईटिंग डिफरेंट फूड, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डाइवर्स कंट्री, है ना, जस्ट लाइक इंडिया। तो हमारा क्या है, ब्रेड का प्राइस काफी ज्यादा हो गया था। ठीक है, इतनी बातें बच्चों आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द इवेंट दैट बिगिन विद द रोड rioting against the high price of bread? बोलो जल्दी से। What was the ultimate outcome of the event? क्या आउटकम था कि फ्रेंच गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, फ्रेंच मोनार्की और स्ट्रांग हो गई, राइज ऑफ फ्रेंच इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस, एग्जीक्यूशन कर दिया फ्रांस में राजा का। ये क्या आउटकम था, पूछा है हमसे। Okay, so do we have any answer to this? So the answer is obviously the execution of king in France. So सारी की सारी चीजें, ultimate outcome was कि ultimate मतलब last का, तो आउटकम था यही था कि ल्यूइस 16 को फिर भाई मार दिया, ही वाज एग्जीक्यूटेड, राइट, ही वाज किल्ड। तो ये सारी चीजें, और किस चीज के बेसिस पर उसको ट्रेजन का, देश जो, अरे भाई उस पर चार्ज लगे थे ट्रेजन का, ट्रेजन इज बेसिकली देशद्रोही था वो, से बोला लोगों ने कि हमारे बारे में तो सोचा नहीं इसने, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, बेचारे की गलती भी नहीं थी, 20 साल का था, राजा बन गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट हैपेंड टू द बैसल आफ्टर द सिटीजन स्टॉर्म्ड इट? It was renovated and turned into a museum, really. uh, it was left abandoned, it was demolished, it was used as a prison for political dissidents. हाँ जी, क्या किया था बैसिल को? बैसिल को लोगों ने तोड़ा, उसको म्यूजियम बना दिया, उसको खुला छोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, उसके कुछ हिस्से घर पे ले गए, है ना, म्यूजियम में रखने के लिए, कुछ हिस्से उसके ये दिखाने के लिए कि देखो बैसिल को तोड़ के लेके आए। सो ऑब्वियसली इट वाज डिमोलिश्ड बाय द पीपल। बैसिल जो था लोगों ने तहस नहस कर दिया था, एंड वो उसका सुवीनियर अपने घर पर लेके गए थे कि देखा अभी तो हमने सिर्फ बैसिल उड़ाया, अभी हम पूरे मोनार्की को उड़ा देंगे पूरे फ्रेंच से, राइट। तो ये हमने हमारे पूरे चैप्टर में देखा है। ऑल राइट एवरीबॉडी, सीखो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। इंडिया के नेबर हैं चारों ही, ऑब्वियसली नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, बट इफ यू लुक क्लोजली इनटू द मैप यू विल फाइंड भूटान एज द स्मॉलेस्ट, व्हिच यू हैव डन इन आवर चैप्टर। ठीक है, तो हमारा जो भूटान है बच्चा लोग क्या है, वो हमारा स्मॉलेस्ट नेबर है, छोटू सा है, बहुत अच्छा है लेकिन, बट ठीक है छोटू सा है। विच इज विच मेरिडियन इज फिक्स एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिससे कि हमें पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन देखने को मिलता है, लाइक नॉट एग्जैक्टली टाइम जोन, बट वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉर ऑल द इंडिया। बिकॉज पता है आपको, जो हमारा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश तक जब तक हम ट्रैवल करेंगे ना, तो काफी डिफरेंस हो जाता है दोनों जगह पर। अलग अलग सिचुएशन होती है, वहां पर ऑब्वियसली सनसेट जो है जल्दी हो जाता है, गुजरात में अभी भी लाइट है, पूरा दिन हुआ पड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में रात हो जाती है। ऐसे ही सेम गुजरात में सन काफी लेट आता है, तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारा पूरा पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर सन भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो काफी डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो दैट इज वाई वी आर चूजन वन प्लेस, एंड जिसको कि हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं, और उसके हिसाब से हमारे इंडिया में हर जगह सेम टाइम होता है। ठीक है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का जो टाइम दिखता है, स्टैंडर्ड टाइम है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, राइट। तो जीएमटी इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एंड एस जो हमारा आईएसटी होता है ना, आपने सुना होगा आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स ऑब्वियसली 82.5 ईस्टर्न डायरेक्शन में ये है, सो रिमेंबर दिस वेरी क्लियरफुली। ओके, चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लैटिट्यूडनल? एक नीचे से जो हमारा बिल्कुल सदर्न वाला इंदिरा पॉइंट वाला, एंड ऊपर से जो हमारा कश्मीर वाला पोर्शन है। बताओ जल्दी से चलो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा होगा? 7 डिग्री हो जाएगा या फिर 8 डिग्री 4 हो जाएगा? ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना इसकी, ये मैंने आपको बहुत सुंदर ट्रिक बताई हुई है, तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बोला वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो बेसिकली इट इज आस्किंग अबाउट दीज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। आई विल जस्ट टेल यू, ये जो हमारा ये वाला एरिया है विच इज द 8 डिग्री 4 मिनट, एंड जब हम ऊपर जाएंगे, इफ वी टच दिस प्लेस, यहाँ पर जहां पर हमारा इंडिया खत्म हो रहा है, सो दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली नॉर्थ, सो बिकॉज इट रिप्रेजेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमने पूरा डिटेल में क्वेश्चन कर लिया। नाउ वी ऑब्वियसली हैव टू डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following places would you find the least difference in the duration between daytime and night time? बोलो जल्दी से। बच्चा हमें पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू वुड फाइंड द लीस्ट डिफरेंट इन ड्यूरेशन बिटवीन द डे एंड टाइम एंड नाइट? कन्याकुमारी,
ले, श्रीनगर, या ईटानगर। बेसिकली कहने की बात ये है कि वो बता दो जो हमारा कहाँ है, जो हमारा सबसे नीचे के साइड होता है, वहां पर हमें डे और नाइट में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका रीजन है कि इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास है, एंड इक्वेटर के पास होना मतलब कि ज्यादातर चीजें में बहुत ज्यादा फर्क हमें डे टाइम और नाइट टाइम में ड्यूरेशन में फर्क नहीं नजर आता है। बट श्रीनगर, ले और ईटानगर एक्सट्रीम एंड्स पर है, राइट, तो इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा। विच आर द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? नाउ ऑब्वियसली फॉर, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको लोकेशन तो बहुत अच्छे से सिखा दिया, बट अगर फिर भी आपने अभी तक लोकेशन नहीं देखी है तो हम बता देते हैं आपको। देखो, अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमारा इंडिया है ये, है ना। और मैंने आपको बताया है कि इंडिया के कुछ लैटिट्यूडनल और कुछ लॉन्गिट्यूडनल और कुछ लैटिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। Now you have to remember this one thing which I'm going to tell you is that you have to also remember the directions. This is the west direction, all right, and for obvious reason this is the eastern direction. This is east. Now you see north over here, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये है हमारा साउथ डायरेक्शन। अब हमसे सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि कोस्टल एरिया क्या होता है। ऑल दीज एरिया, यहाँ पर ध्यान से सुनने सारी बातें, ये वाला जो हमारा एरिया है जहाँ पर हम लोगों को पानी पानी दिखने वाला है, ऑल दीज एरिया, जितना भी हमारे पास पानी वाला एरिया है, इसको बोलते हैं बच्चा कोस्टल इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? कोस्टल इंडिया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दिस इज ऑल कवर्ड बाय द वाटर। और यहाँ पर आपको थ्री साइड्स दिख रहे होंगे, लाइक 1, 2 एंड 3। और ये थ्री साइड्स होने की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुलर इंडिया। नाउ रिमेंबर, whenever we are going to talk about the peninsular India, तो पेनिनसुला की एक डेफिनेशन भी होती है जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, पेनिनसुला। तो जब भी हम पेनिनसुला की बात करेंगे तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग कि इट इज अ लैंडमास। लैंडमास मतलब जमीन का बढ़िया मोटा ताजा टुकड़ा। इट इज अ लैंडमास सराउंडेड बाय water along the how many sides? This is the key point, along the three sides। अब आप बोलोगे कि थ्री साइड्स पानी होता है, तो फिर कोई ऐसी जगह भी होती है जिसके चारों तरफ पानी होता होगा? तो हमारा इंडिया पेनिनसुलर इंडिया, ये तो हमें समझ आ गया। बट आपको पता है कि अगर आपको ये जानना है कि कोई ऐसी चीज जिसके चारों तरफ पानी होता है, वो होता है आइलैंड। ऑल साइड्स आर कवर्ड विद वाटर। सारे के सारे साइड्स में बच्चों लोग आपको वाटर देखने को मिलेगा। ऑल साइड्स आर कवर्ड विद वाटर इज एन आइलैंड। सो रिमेंबर दीज टर्म्स वेरी केयरफुली। ये आपसे सब एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल ऑफ दीज आर कमिंग इन एग्जाम दीज डेज। सो पेनिनसुला क्या होता है, वी हैव डन दिस थॉरली, है ना। हमारा पेनिनसुला क्या होता है बच्चा, वो हमने अच्छे से कर लिया। देन वी ऑल्सो हैव टू कवर द आइलैंड पार्ट, वो आइलैंड हमने कर लिया बहुत अच्छे से। बट नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या पूछा है? देखो, अगर हम क्वेश्चन के पास वापस जाएं तो हमसे पूछा है कि वेस्टर्न साइड में विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट में यानी कि यहाँ पर, दिस साइड इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड। ये वाला साइड हमसे बच्चों लोग आंसर पूछा जा रहा है। दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा? दादरा एंड नागर हवेली विच इज हियर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा दादरा एंड नागर हवेली है वो हमारा वेस्टर्न कोस्ट के पास है। समझा आप लोगों को? तो ये हमसे पूछा था। Okay, yeah, obviously you have seen Chandigarh, you have seen Andaman Nicobar, and obviously you have seen the Puducherry. Puducherry. Okay, chalo. Now let us move on to the next question. Okay, that's not a part. हाँ, ये बताओ जल्दी से। Myanmar attained independence, and what type of government did it adopt? हाँ जी, आंसर बोलिए। When did Myanmar attain independence, and what type of government did it adapt to? Was it a communist government? Did they do democracy? And they adopted democracy in 1948. They adopted dictatorship in 1948. Now we can see
वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, बट ऑब्वियसली म्यांमार को डेमोक्रेसी मिल गई थी. दिस इज व्हाट दे डिड आफ्टर दे एक्चुअली गॉट फ्रीडम फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पार्टी, राइट. फिर तो उन्होंने फिर सब कुछ बहुत अच्छा करा. ओके, skip this question. Which party ruled in, skip. Operation Flood is related to this we have done. पालमपुर वाले चैप्टर में, पालमपुर वाले चैप्टर में बच्चों लोग वी हैव डन दिस. कंट्रोल फ्लड, प्रोड्यूस फिश या फिर मिल्क प्रोडक्शन, राइट. ऑपरेशन फ्लड इज एक्चुअली रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन. यस, यू हर्ड इट राइट. ऑपरेशन फ्लड में मिल्क प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बूम कर गया था. ठीक है, ये क्या है, मिल्क प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था. एंड मिल्क प्रोडक्शन से हमारे जितने भी फार्मर्स फार्मर्स डिपेंडेंट या फिर जो ट्रेड कर रहे थे, फार्मर्स ट्रेडिंग इन मिल्क प्रोडक्शन, है ना, एनिमल से जो हमारा मिल्क से और उसके जो बाय प्रोडक्ट है, वो काफी ज्यादा बूम करके आया था. गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था. अमूल एंड मदर डेयरी इन सब चीजों ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था. एंड दैट एक्चुअली लेड टू द ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी. आज भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. White revolution किससे related है? Now very easy, you all can do this, which we just discussed, and that is milk, operation flood, white revolution, and term white is related to हमारा white revolution. बोलो जल्दी से. Which are the most abundant factor of production in India? इंडिया में सबसे ज्यादा चीजें क्या अवेलेबल है? इंडिया में हर चीज जो आपको सबसे ज्यादा दिखती है, लोग दिखते हैं, जमीन दिखती है, पैसा दिखता है, या फिर ज्यादा टूल्स एंड मशीन्स दिखती है. थोड़ा दिमाग से करो इस आंसर को. just take a deep breath and you see कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में सबसे अबंडेंट है. एंड वो तो सबको पता है, दैट इज पॉपुलेशन. हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कि हमारे पास सस्ते से सस्ते रेट में, है ना, जो दाला वाला रीजन है हमारे पास, है ना, वो हमने पढ़ा है कि सस्ते से सस्ते रेट में लोग काम करवाना चाहते हैं हमारे लोगों से. और मोस्ट अबंडेंट फैक्ट, हाँ जमीन की हमारे पास कमी हो सकती है, बिकॉज लॉट्स ऑफ लैंड इज एक्चुअली ओन्ड बाय फ्यू पीपल. कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लोगों के पास है. ठीक है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी. तो बेसिकली जो मेजर चंक है ना, द मेजर चंक दैट वी सी इज एक्चुअली ओन्ड बाय अ लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम दी वेरी लेस नंबर. सो यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा भाई लेबर अवेलेबल है, भर भर के लेबर अवेलेबल है ना. गली मोहल्ले में जाके दे सिट एवरी टाइम. सुबह सुबह आप घर से बाहर निकला, हर चौराहे पे आपको लेबर मिल जाएगा. एंड दे डोंट हैव वर्क, फिक्स वर्क नहीं होता इनके पास. दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर वर्क एवरी नाउ एंड देन, है ना. ये हर रोज काम की तलाश में निकलते हैं. समटाइम दे अर्न, समटाइम दे डोंट. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट. चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. मनी इन हैंड एन एग्जाम्पल ऑफ पावर. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. मनी अगर आपके हाथ में है तो वो कैसे एग्जाम्पल है? वो ह्यूमन कैपिटल है, वो फिक्स कैपिटल है, वो वर्किंग कैपिटल है, वो फिजिकल कैपिटल है. देखो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल इज मोर लाइक कि जो आप इधर से और जो पढ़ाई लिखाई वगैरह जो आप करें, दैट इज मोर लाइक ह्यूमन कैपिटल. एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड ऑल, ये सारी चीजें. अब देखो फिक्स कैपिटल वो चीज हो सकती है जो फिक्स है. जब आपके हाथ में पैसा है तो फिक्स नहीं ना. आप उस पैसे से क्या करने वाला है? यू गोना इन्वेस्ट इन सम इंस्ट्रूमेंट और मे बी सम फैक्ट्री का कुछ काम है, कोई मशीन लेके आनी है, कोई बड़ा कुछ तो बड़ा कुछ सामान लेके आना है. या फिर वो फिजिकल कैपिटल है या फिर वो वर्किंग कैपिटल. देखो ऑब्वियसली वो वर्किंग है. जब आपके हाथ में पैसा होगा तो दैट विल गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, लाइक स्कूल फी, ट्यूशन फी, ये फी, वो फी, रिचार्ज, बाइसाइकिल टायर. सो दैट इज वर्किंग फॉर यू इन डिफरेंट सेक्टर. So money is always working. Yes, money is always working. Maybe you have saved a lot of money, so it might not be working, but for the entire country it's working, right? तो वो वाली चीज है. चलो नेक्स्ट करो. Which one is a natural resource? अब ऑब्वियसली लेबर, मिनरल, रॉ मटेरियल या फिर नन ऑफ द अबव. नेचुरल अकर हो रहा है, नेचुरली अकर हो रहा है बच्चा, जल्दी से बोलो. वो मिनरल है. अब बहुत बच्चों ने गलती से भी इसको गलत किया होगा. तो रॉ मटेरियल मेजरली प्रोड्यूस करा जा रहा है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मुझे बिस्किट बनाना है तो व्हाट विल आई नीड? आटा. सो आटा इज नॉट नेचुरल, राइट. एंड इट्स नॉट, इट्स अ रिसोर्स ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट नेचुरल. कि वो मैंने बनाया है ना, आई डिग द सॉइल, आई पुट सीड्स इनटू इट, फिर वो पूरा बूम करता है, फिर आई हार्वेस्ट माय क्रॉप, देन आई सेंड इट टू फैक्ट्री, फिर वो उसको गार्निश को जो भी ग्राइंड करके मुझे भेज रहे हैं. सो दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इंक्लूड्स अ लॉस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, राइट. तो वो नेचुरल नहीं है. और जिन बच्चों ने लेबर बोला, बच्चा वो भी तो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, है ना. लेबर कहाँ से नेचुरल रिसोर्स हो गया? बट मिनरल हमें हमारे नेचर के तरफ से दिया हुआ एक नेचुरल रिसोर्स है, बढ़िया से हमें वो मिल रहा है. चलो
Which one of the following is a modern farming method? Multiple cropping, use of HYV seeds, use of chemical fertilizer, या both B and C? बताओ। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का एक नहीं दो कंसेप्ट है, एक सिंगल है, तो जितने बच्चे ऑब्वियसली बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसमें खुद सोचो ना, आप खुद सोचो बच्चा, कि जब हम बात करते हैं HYV सीड्स का, तो मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग दो ऑपोजिट टर्म्स हैं, है ना, विच वी डिड इन आवर क्लास, राइट? यू रिमेम्बर? तो वी हैव डन मॉडर्न फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये दो चीजें हमने करी हैं। मॉडर्न फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो भी हमने सारी चीजों को देखा है, और जब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनली कि भाई बारिश पर निर्भर हो रहे हैं, एकदम जो भी हमारे घर पर पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर मिल रहे हैं, मिन्योर मिल रहा है, उससे हम अपनी सॉइल, वो अच्छा होता है, वो हेल्दी होता है, ऑर्गेनिक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर वी आर यूजिंग द केमिकली फर्टिलाइज सॉइल, पेस्टिसाइड, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज केमिकली कुक्ड हियर, सब कुछ हम लोग खा रहे हैं, नई नई बीमारियां हम लोगों को लग रही है। तो HYV सीड्स ऑब्वियसली मॉडर्न फार्मिंग का मेथड है, और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, केमिकली प्रोड्यूस, नॉट समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड एट योर प्लेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंच वीमेन डिमांड द राइट, क्या मांगा था? राइट टू वोट, या फिर हमें भी असेंबली में लेके चलो, या फिर हमें भी पॉलिटिकल ऑफिस लेके चलो, है ना। आफ्टर दिस क्वेश्चन वी माइट टेक अ ब्रेक, है ना, आफ्टर दिस क्वेश्चन विल टेक अ ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट अगेन। फ्रेंच वीमेन डिमांडेड द राइट, किस चीज का राइट मांगा था, बोलो जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली टेल मी, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, व्हाट काइंड ऑफ वोट दे वर लुकिंग फॉर? हाँ जी, आंसर बोलो जल्दी से। सो दैट्स एक्चुअली फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट ऑफ ऑल द अबव ऑब्वियस रीजन है। फ्रेंच में जो वुमेन थी, दे डिड नॉट हैव एनी राइट, they were not enjoying any privileges, they were the passive citizens, right? We have done two type of citizens, one was the active citizen जिसके पास सब कुछ था, प्रॉपर्टी भी था, they were paying the taxes and everything and they had all the rights। बट जो हमारे पैसिव सिटीजन थे, ना तो उनको वोटिंग राइट था, ना ही उनके पास कोई एलिजिडली प्रिविलेजेस थे, कुछ भी उनके पास नहीं था। And women was also the passive citizen in the chapter which we have done, right? Now let us start with the next part of our portion। तो ऑब्वियसली ट्रायंगुलर स्लेव बताओ बच्चे लोग, किस किस के बीच में हुई थी? यूरोप एंड अमेरिका, एंड किसके बीच में? दो ऑप्शन ऑलरेडी आंसर में दिए हुए हैं, दो ऑप्शंस ऑलरेडी क्वेश्चन में है, एक हमें बताना है। इट वाज मोर लाइक अ ट्रायंगुलर स्लेव, यहाँ पर स्लेव्स का ट्रेड होता था, एंड स्लेव द पीपल हु आर एक्चुअली वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते थे बेसिकली एज अ स्लेव, बिकॉज ये लोग सस्ते में मिल जाते थे, एंड लेबर होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, सिंस ऑल ऑफ यू आर टेलिंग राइट आंसर, अफ्रीका से स्लेव्स लेके आए जाते थे, अमेरिका और यूरोप में भेजे जाते थे। और ऐसा क्यों था बच्चा लोग? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूरोप में काफी ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, पीपल वर एक्चुअली बाइंग स्लेव्स, और उनको एकदम बहुत बुरी कंडीशन में शिप में ऐसे घुसा के लेके आ जाता था। बहुत सारे स्लेव्स रास्ते में काफी कमजोर हो जाते थे, एंड अ लॉट ऑफ देम used to become very unhealthy, and they used to fall sick very often, a lot of them used to die midway, because पहले ऐसे एरोप्लेन में तो बिठा के नहीं लेके आते थे, एक शिप में बिठा के लेके आते थे, बहुत ही डिजास्टर्स कंडीशन होता था, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के साथ होता था। और ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है, एंड एब्सोल्युटली जब बिल्कुल एकदम हम अर्ज पर होते हैं, हमारा इंडिया जब आजाद होने वाला होता है, फ्रीडम हमें मिलने वाली होती है, तब जाके कहीं ना कहीं स्लेव ट्रेड खत्म होती है। ऐसे स्लेव ट्रेड इंडियंस के साथ भी होता था, इंडियंस वर एक्चुअली टेकन टू लॉट्स ऑफ पार्ट अराउंड द वर्ल्ड, है ना। जैसे अभी कभी आपने सुना हो किसी साउथ अफ्रीकन इंसान का नाम होता है इंडियन, राइट? एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि इंडियन नाम क्यों है, लाइक साउथ अफ्रीकन में तो अजीबो गरीबो नाम होता है, लाइक व्हाई डज इट रिफ्लेक्ट द इंडियन साउंड, है ना। तो आपको लगता होगा कि उनके जो फोर फादर, उनके जो एंसेस्टर्स कभी ना कभी रहे हैं 100-200 साल पहले, so they were actually part of that slave trade, they in search of work they migrated over there, or maybe they were taken over there, so they started living there only। फिर उन्होंने अपना कम्युनिटी वगैरह भी बना लिया था आपस में। upon becoming free the slave wore which color of cap? Now this is a very important question। जब जो हमारा स्लेव होता था, जब वो फ्री हो जाता था, लाइक फ्री इन द सेंस कि अब उसका कोई मालिक नहीं है, बिकॉज आपने अगर किसी को खरीदा हुआ है तो वो आपके लिए काम करेगा, है ना।
तो आपके लिए काम करने से अगर वो फ्री हो जाए तो वो एक कलर की कैप पहनता था, जब वो मार्केट में चलता था तो लोगों को पता चल जाता था कि वो ये एक स्लेव हुआ करता था, बट नाउ ही इज फ्री, नाउ वी आर हैप्पी फॉर हिम. So did he or she use the blue cap, white cap, or the red cap, or green the cap? Now all of you are giving the right answer and that's actually correct. Red cap ये लोग पहनते थे. And red cap जो है यहाँ पर obviously red color stands for danger, but now since they are out of danger so they used to wear the red cap. Okay everyone, चलो. अच्छा, passive citizen किसको कहते थे ये तो आप बता सकते हो. Passive citizen, not the active one. So children were passive. अच्छा, not consider, yes. So who were not consider, who are actually not considered the passive citizen? बच्चों लोग बताओ. Women were not considered passive citizen, children, non-propertied men या wealthy people. अब जो भी लोग टैक्स दे रहे होंगे, बच्चे तो टैक्स नहीं दे रहे होंगे, और women कमा रही थी तो पैसा कहाँ से देंगी, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो भी टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो wealthy people is actually the correct answer. जो भी हमारे wealthy लोग होते थे बच्चे लोग, जो हमारे इस पूरे पोर्शन में wealthy लोग हमें देखने को मिलते हैं, वो wealthy people, those wealthy people were actually the active citizen and not the passive citizen. Passive citizen did not have the right to vote, they were not paying taxes, they were not contributing to the society. Only those who were giving this to the society, and with this stands for money. जो पैसा दे रहा है ना, बस उसी की बात सुनी जाती थी, जो पैसा नहीं दे रहा उसकी बात सुनी नहीं जाती थी. अब ऑब्वियसली जो पैसा दे रहा है उसकी बात सुनी जा रही है, तो काम भी तो उसी के हिसाब से होगा ना. It's simple. Like every time I am only being heard as a teacher, I am only being heard as a student. तुम्हारी कोई भी नहीं सुन रहा है, तुम्हारी बातों को emphasize करके कोई नहीं बोल रहा है, तो हमेशा फिर मेरी ही चलेगी ना. अब मेरी बातों को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो फिर I'll do things on my own, है ना. मैं अपने हिसाब से फिर चीजों को करने वाली हूँ यहाँ पर. तो सेम चीज बच्चे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी. हमारा बोर्ड, आई थिंक देर इज सम इशू विद द बोर्ड, इट्स नॉट वर्किंग, बट वी हैव टू कंटिन्यू द क्लास, राइट. बट ठीक है, वी कांट एक्सप्लेन बट वी कैन ऑब्वियसली स्विच. व्हाट वाज द एस्टेट जनरल? क्या था बच्चा लोग हमारा एस्टेट जनरल? बोलो जल्दी से, हमारा एस्टेट जनरल क्या था? पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल. वाज इट अ पॉलिटिकल बॉडी, या फिर हेड ऑफ ऑल लैंडेड प्रॉपर्टी, या एडवाइजर ऑफ द किंग? व्हाट वाज दिस अबाउट? जस्ट क्विकली टेल मी. हु व्हाट वाज द एस्टेट जनरल? हमारा स्टेट जनरल क्या था? ये क्या था? ऑब्वियसली इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी. यही स्टेट जनरल बोलता है कि देखो, अगर लुई 16 से कुछ नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं, फिर हमसे पूछो टैक्स बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है. तो स्टेट जनरल्स की मीटिंग होती है, ये वही वाली पॉलिटिकल बॉडी होती है जो लुई 16 को बताएगी कि टैक्स हमें सही करना है या नहीं करना है, सारी चीजें. ऑल राइट एवरीवन, सो दैट वी हैव डन. अच्छा, ये तो आप आराम से कर सकते हो. नाउ यू टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन आराम से. HYV seat stands for what? Heavy driver, heavy yielding variety seeds, high yielding variety seeds, half yielding variety seeds, या none of the above? हाँ जी, बोलो जल्दी से. आंसर यू गाइज हैव टू टेल मी, फटाफट बोलो आंसर क्या होगा. यस, आंसर प्लीज टेल मी एवरीबॉडी. अभी तो मैंने आपको पूरे डिटेल में कराया था, तो जितने ही बच्चों ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोला है वो एक्चुअली में बिल्कुल परफेक्टली जो है करेक्ट है. और ये किसके वजह से आया था? ये तो ऑब्वियसली हमारा बोर्ड चल नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं अब. तो HYV सीड स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एंड दैट एक्चुअली वाज अ आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वर सर्टेनली सम sort of seeds that were being used to increase the production, and that production actually went 3 times. ठीक है, जो चीज एक हो रही थी अब वो 3 हो रही थी. चलो जल्दी से बोलो फटाफट से. कम ऑन, क्विकली डू इट. यस प्लीज. Who is going to give me the right answer? ये तो आप लोग कर लोगे. स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज लिमिटेड बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली वहां पर क्या था? फिक्स लैंड था. फिक्स लैंड इन द सेंस कि obviously amount of land was fixed only. People could not cross the boundaries. अगर पालमपुर एक पूरे सर्कल में given है तो people were actually not allowed to cross the boundary. Like they can't go to some other farm and call them as कि ये तो पालमपुर की जगह है नहीं, right? And that fixed amount of land was also not well distributed. So there was a very limited scope.
है ना? तो हमारा लैंड भी फिक्स था, प्लस इट वाज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी अनइवनली। सो लॉ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैड टू सफर, ओनली अ स्मॉल चंक ऑफ पीपल हैड लैंड, है ना? ये सब हमने करा है हमारा पूरा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। ओके, फटाफट से करते हैं इसको। तो बेसिकली क्या है, व्हाट वाज डन टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर? जो हमारा सरप्लस व्हीट पालमपुर में होता था उसका क्या करते थे? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सरप्लस? बेसिकली जैसे रावण के पास सरप्लस है, लाइक वन सर इज रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव, बट ही हैड मल्टीपल सर, है ना? ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो एवरी टाइम व्हेन यू रिक्वायर समथिंग दैट इज मोर देन योर नीड इज सरप्लस। ऑलवेज रिमेंबर, सरप्लस का मतलब है जितना आपको चाहिए भाई, उससे कहीं गुना ज्यादा आपके पास है, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे? आप उसको खुद के लिए बचा के रखोगे, क्या पता वो खराब हो जाए, या फिर आप उसको मार्केट में बेच दोगे या चैरिटी में दे दोगे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल सोल्ड इट इन द मार्केट, एंड दैट वाज द पीपल ऑफ पालमपुर डूइंग। दे वर एक्चुअली सेलिंग द सरप्लस इन द मार्केट, एंड दैट इज व्हाट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वुड बी डूइंग आल्सो, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आर डेवलप्ड इन। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स कहाँ डेवलप होते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, फैक्ट्रीज में, कृषक भारती कॉर्पोरेटिव या नन ऑफ द अबव? नाउ इमेजिन केमिकली जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है, कुछ तो वहां पर रिसर्च चल रहा होगा, केमिकली बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया जा रहा होगा। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? यस प्लीज टेल मी फास्ट। नो, हाँ जी बोलो जल्दी से, क्या होगा हमारा आंसर? ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, दोज वर एक्चुअली those were actually developed in research institutes ना। they would be developed in research institute, जहाँ पर हमें केमिकल एक लैब चाहिए जहाँ पर हम ये सारे चीजें चेक कर सके, फिर हमें पता चला कि वाह, हमारा तो पूरा का पूरा जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था दैट वाज लाइक सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग, राइट? तो ये पूरी चीजें हैं। देन व्हाट इज अ रेफरेंडम? वाह, हम एकदम से स्विच कर जाते हैं ना सिविक्स से हिस्ट्री, हिस्ट्री से सिविक्स, मजा आता है बहुत। रेफरेंडम क्या होता है? A vote for all people on some important national issue. This we have done in class, right? A vote of educated population, vote of men only, none of the above. हाँ जी बोलो आंसर। Who is going to give me the answer? जल्दी बोलो, रेफरेंडम क्या है? बेसिकली अ रेफरेंडम इज अ वोट ऑफ ऑल पीपल ऑन एन इम्पोर्टेंट नेशनल इशू। जब किसी इशू पर मेजोरिटी ऑफ पीपल वांट टू डू समथिंग एंड दे विल वोट फॉर इट, लाइक हमें वॉर करना चाहिए पाकिस्तान पर, या व्हाट शुड बी आवर एक्शन, है ना? व्हाट शुड द एक्शन शुड बी टेक, शुड इट बी इमीडिएट और वी शुड टेक टाइम फॉर इंटरनेशनल अथॉरिटीज टू अराइव, देन वील डिसाइड द सिचुएशन, क्या करना है, कैसे करना है। सो दैट इज अ रेफरेंडम। तो अ वोट फॉर ऑल पीपल ऑन इंपॉर्टेंट इशू इज अ रेफरेंडम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। मिलिट्री coup किसने किया था भाई? हमने ये पढ़ा है, जल्दी से बोलो। दैट इज ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमने पढ़ा है, पिंचो। ऑगस्ट पिंचो ने हमारा मिलिट्री coup कर दिया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, ये हमारे पार्ट का नहीं है। अब बताओ, सोवियत यूनियन ब्रोक इन द ईयर? दैट वाज 1991। Who among the following in UN has always been a citizen of the US? So that is obviously President of World Bank. अब ये करो क्वेश्चन जल्दी से। यस, सो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछे, व्हाट इज द टेरिटरी अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल अनदर स्टेट? जब ऑब्वियसली मैंने आपको ये बताया था, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया था, एक पूरा टेरिटरी कंट्रोल कर लिया और उसको बोलने लगा कॉलोनी, कॉलोनी बना ली और हमारे यहाँ पर आने लग गए, रहने लगे। एनीवेज कोई बात नहीं। विच पार्टी रूल्ड इराक सिंस 1968? एंड दैट इज, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेट मी जी सी सम। हाँ, ये आप कर सकते हो। विच ऑर्गन ऑफ द यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द कंट्रीज? एंड दैट्स आपका सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 1948 डेमोक्रेसी। हाँ, ये करना है, ये हमारा पार्ट है। विच इज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हमारा क्या मतलब है बच्चा? बोलो जल्दी से। हाँ जी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हमारा मतलब है राइट टू वोट टू प्रॉपर्टी ओनर्स, राइट टू वोट टू वेमेन, या राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट, या फिर राइट टू वोट टू ब्लैक्स? हाँ जी बोलो आंसर जल्दी से। वो जब हम ब्लैक्स को आंसर देते हैं, बोलो जल्दी से। हाउ डू वी एग्जिट दिस? अगर इसका कुछ भी काम नहीं करेगा तो हाउ आर वी सपोज टू एग्जिट दिस सिचुएशन? ओह नो।
ओके फाइनली। हाँ जी बोलो, जल्दी से हो गया सॉर्ट। दिस इज सॉर्टेड। व्हाट डू वी मीन बाय अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एंड दैट्स ऑब्वियसली नॉट दिस एंड नॉट दिस बट राइट टू वोट फॉर ऑफ ऑल सिटिजन। ठीक है, यूएफ क्या है, जब आप 18 ईयर से अबव जो भी अडल्ट होते हैं, ऑब्वियसली 18 ईयर से अबव यू आर ओल्ड ओनली, आई नॉट ओल्ड आई मीन अडल्ट, और उसके बाद अगर आपको वोटिंग राइट्स मिल रहा है तो आप बिल्कुल बढ़िया से सॉर्टेड हो, आपका बढ़िया मामला चल रहा है और अब आप वोट दे सकते हो। अच्छा जल्दी से बोलो, where do the most of the small farmers borrow money to arrange the capital in Palampur? कहाँ से लोग पैसा लेके आते थे? हाँ जी, बैंक से लेके आते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मनी लेंडर जो विलेज में अवेलेबल होते थे अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से ले लेते थे। हाँ जी बोलो आंसर, वेयर डू द मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो, एंड दैट्स एक्चुअली करेक्ट। जब भी इनके पास पैसे की कमी होती थी तो ये क्या है, विलेज मनी लेंडर्स। अब आप बोलोगे कि विलेज मनी लेंडर्स के पास कहाँ से पैसा आता था, है ना। चलो, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि विलेज मनी लेंडर्स के पास कहाँ से पैसा आता था बच्चे लोग, कि वो सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे थे ना। रिमेंबर द सरप्लस प्रोडक्शन, दे हैड सरप्लस प्रोडक्शन। अब सरप्लस प्रोडक्शन क्यों कर रहे थे? बिकॉज मैम इनके पास जो जमीन होता था दैट वाज मोर देन द रिक्वायरमेंट। इनके पास जो जमीन होता था वो मोर देन द रिक्वायरमेंट होता था। ठीक है, तो अब वो उस पैसा का क्या करते थे, मनी लेंडर को उधारे में देते थे। अच्छा, बिघा और गुंधिया क्या होते थे, ये हमने करा हुआ है। हाँ जी बोलो बच्चा, ये हमने करा हुआ है, क्वेश्चन बोलो जल्दी से। देखो, तो आपको पता है कि जब हम बिघा की बात करते हैं तो इट इज नन अदर देन, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हाउस, इट्स नॉट अ ग्रेन एंड इट्स नॉट अ हाइब्रिड सीड, बट इट इज अ मेजरिंग यूनिट। है ना, ये क्या है, ये हमारा मेजरिंग यूनिट है, हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है और ये हमारे एग्जाम में आया भी हुआ है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, कॉटन, मिलेट, ग्राम या फिर राइस? बोलो जल्दी से। अब क्या है, क्या पूछा हमसे, राबी क्रॉप पूछा है, बोलो जल्दी से। राबी क्रॉप क्या है, ग्राम। ग्राम हमारी राबी क्रॉप है, एंड ये ग्राम हो गया, है ना, वीट हो गया, दीज आर ऑल राबी क्रॉप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है? अब आप खुद सोचो जल्दी से। केमिकल फर्टिलाइजर से होता क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर? जल्दी से बोलो, व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर? देखो, जब हम अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं तो दैट्स द होल डिफरेंस बिटवीन, ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक है, जब हम अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जब हम अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, जब हम अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं तो उसका एक वेरिएशन अलग है ना, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। और जब हम अपनी मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, जब हम अपनी मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, नाउ व्हिच आई विल जस्ट टेल यू। बताओ, आप तब तक अपने मन में सोचो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जस्ट टेल मी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, फटाफट से बताओ। ठीक है, अब देखो, मॉडर्न फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग में डिफरेंस अगर हम देखें तो जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं, ट्रेडिशनल चीजों में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक मेन्योर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, जब भी हम कुछ भी चीज नेचुरल कर रहे हैं, फॉर मॉनसून पर डिपेंड कर रहे हैं, फॉर रेन,
है ना, मॉनसून पर डिपेंड करे कि मॉनसून आएगा तो इट विल फ्लरिश आवर क्रॉप एंड एवरीथिंग। तो ये हमारा नेचुरल है। जहां पर हम लोग क्या है, होममेड चीजें या फिर हम लोग क्या है, फर्टिलाइजर वो यूज कर रहे हैं जो हमारे घर पर बन रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में देखते हैं, है ना बच्चों लोग। तो ये पूरा पार्ट जो हमारा पूरा पार्ट है दैट इज ट्रेडिशनल फार्मिंग। और अगर हम मॉडर्न फार्मिंग की बात करें तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। यहाँ पर होती है इनऑर्गेनिक चीजें यूज है, इनऑर्गेनिक यहाँ पर यूज होते हैं केमिकल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होते हैं, केमिकल्स। यहाँ पर यूज होते हैं हमारे फैक्ट्री वाले सारी चीजें जो फैक्ट्रीज में बन रही है, केमिकली प्रोड्यूस चीजें हैं, है ना। जैसे कि पेस्टिसाइड्स हम देखते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड जो है डाला जाता है कि कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। देन यू विल सी कि आर्टिफिशियल इरिगेशन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लाइक आर्टिफिशियली होने वाला इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आपका मॉडर्न फार्मिंग। आप इरिगेशन के लिए मॉनसून पर डिपेंड नहीं रह सकते बच्चा लोग, ठीक है। सो दैट इज पार्ट ऑफ आर मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। इतनी चीजें हमने समझी। अब खुद बताओ आंसर, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होगा। ऑब्वियसली जब हम केमिकल में यूज कर रहे हैं ना आर्टिफिशियल इरिगेशन, तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। जो खराब चीजें हम अपनी सॉइल को दे रहे हैं वो पेनिट्रेट होकर नीचे की तरफ जा रही है। देन यस डेफिनेटली वी आर लीडिंग टू द सॉइल डिग्रेडेशन, हमारा सॉइल खराब हो रहा है। और बिल्कुल डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में भी हमारे आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उसमें भी हमें राइस देखने को मिल रहा है। कल्टीवेशन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, फार्मर्स आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच। तो उनको भाई फिजिकल कैपिटल, उनको वर्किंग कैपिटल, हर जगह उनको पैसा खर्च करने पड़ रहा है, isn't it? So that is how we have to understand this whole entire story. चलो, chemical fertilizer can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This further leads to what? केमिकल फर्टिलाइजर बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होता है या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करते हैं, बहुत अच्छा हेल्दी एक हमारा प्रोडक्शन निकल के आता है क्रॉप का। तो चलो वो जल्दी से बताओ मुझे हमारा आंसर क्या होगा। सॉइल इरोजन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन। आंसर बताओ जल्दी से। Chemical fertilizer can also kill bacteria, other microorganisms in the soil. This further leads to soil erosion, land pollution, soil degradation, and answer is soil degradation. इतना सब करने से हमारा सॉइल होता है खराब, और सॉइल डिग्रेडेशन इज बेसिकली द टर्म दैट वी मीन कि सॉइल का कंडीशन डिग्रेड हो रहा है, सॉइल हमारा बच्चा लोग खराब हो रहा है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन सिंपलर टर्म्स। ओके, देन वी हैव क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में जो हम क्रॉप्स करते हैं उनका जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होने वाला है। हाँ जी, आंसर बोलो जल्दी से फटाफट। ओके, क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। जब हम अपने क्रॉप्स की बात करते हैं अक्टूबर एंड दिसंबर, सो दैट्स राबी क्रॉप। ऑब्वियसली वो हमारी बच्चे लोग राबी क्रॉप्स होती हैं, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। द प्लांट्स ऑफ क्रॉप लाइक डैश आर यूज्ड एज कैटल फील्ड, ये हमने करा था, एंड दैट इज ऑब्वियसली ज्वार एंड बाजरा। जस्ट बिफोर वी एक्चुअली टुक आवर ब्रेक से पहले हमने एक क्वेश्चन करा था विच यू हैड डन, राइट। चलो, डैश क्रॉप आर ग्रोन इन रेनी सीजन। अब ये भी आपको पता है हमारे पास तीन तरीके की क्रॉप्स हैं। वन इज, है ना, ओके तो यहाँ पर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, वन वी हैव एक जो हमारा विंटर का क्रॉप है, एक हमारा समर का क्रॉप है, और एक हमारा रेनी सीजन वाला भी क्रॉप है, एंड दैट्स ज़ैद क्रॉप फॉर यू। ठीक है, जो हमारा जो है रेनी सीजन में मतलब जो ग्रोन किया जाता है, ठीक है, तो दैट इज खारिफ क्रॉप। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ, किसकी लिमिट पावर करने के लिए, मोनार्क की, वेल्दी मैन की, प्रेस की, बिजनेसमैन की, ये तो सबको पता है। नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया था। एंड हमारा क्या है, हम लोगों का रेवोल्यूशन होता है 1789 एंड 1789 में वी रियलाइज वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू गेट रिड ऑफ मोनार्क, एंड हु वाज द मोनार्क ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड दैट वाज लुई 16। लुई 16 से हम लोग हार चुके थे, एंड नाउ वी वांटेड टू चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है, चलो, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब को किसने ज्वाइन नहीं किया था। जैकोबिन क्लब वही इंसान है जिसने रीन ऑफ टेरर लेके आया था, रिमेंबर, रीन ऑफ टेरर, यही वो जो है जैकोबिन क्लब है बच्चा लोग, जो कि रीन ऑफ टेरर लेके आया था हमारे लाइफ में। और रीन ऑफ टेरर का मतलब क्या है, जो कि हमारे मेन विद प्रॉपर्टी ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, है ना, बिकॉज रिच लोग तो खुश ही थे ना, दे वर खुश, बट खुश कौन नहीं थे, जो गरीब लोग थे। तो गरीब लोग को एक और सहारा मिल गया था, दैट वाज द मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफेयर। और मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफेयर वाले एक प्रीटी हैप्पी विद द होल थिंग गोइंग ऑन, ही वाज लाइक हाँ ठीक है मैं कुछ तो चेंज करता हूँ, बट प्रॉपर्टी वाले मैंने उसका साथ नहीं दिया था। चलो जल्दी से बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who led the representative of the third estate in Versailles on June 20th। बोलो बच्चों लोग फटाफट से आंसर करेंगे, कम ऑन क्विकली।
who led the representative of the third estate in Versailles on 28th June, and that is obviously both A and B. Mirabeau and Abbasse, both from very very influential background, and still they were supporting our common people. French के common society को they were supporting, and that was the beauty of this whole entire thing. Okay, so next question, what was the main protest by the people? Main protest क्या था लोगों का? Which we have done, price of bread, है ना, इसी की वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया था, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो मेन प्रॉब्लम वाज एक्चुअली द प्राइस ऑफ ब्रेड. नेम द टू इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस. तो ये तो आपका पता है, तांतिया तोपे राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान लक्ष्मीबाई, जो चंद्रशेखर आजाद और राजा रोहम ये रॉय. तो आंसर आपको पता है बच्चा, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, विच इज एट द एंड ऑफ द क्लास. हमने इसको बहुत अच्छे से करा हुआ है. Next, we have one important law that came into effect soon after the storming of Basel in the summer of 1789 was the abolition of. क्या खत्म हो गया? Slavery खत्म हो गई, invading force, censorship या फिर leadership. बोलो चलो, abolition of क्या हो गया, जल्दी से बोलो. And that's obviously censorship. अब जो भी censorship सरकार लगा रही थी अभी तक, not सरकार but monarchy. Monarchy is a form of government, but monarchy ने अब censorship, मोनार्की गई तो सेंसरशिप भी गई. सेंसरशिप इज बेसिकली व्हाट, जब भी हमारा फ्रीडम, बोलने का फ्रीडम, कुछ भी कहने का फ्रीडम छीन लिया जाता था, तो व्हेन पीपल वर नॉट अलाउड टू स्पोक अगेंस्ट द किंग और द क्वीन इन जनरल और अगेंस्ट द नोबल्स, लोगों को अमीर क्यों हो रहे हो भाई, तुम्हारे पास क्यों उतना पैसा, अलाउड ही नहीं था. सो पीपल वर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेंसरशिप. इन द ईयर डैश नेपोलियन बोनापार्टे वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू. कौन से बैटल में हराया था? बैटल ऑफ वाटरलू. बट इन विच ईयर, जल्दी से बोलो. That was 1815. Okay, 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे को हरा दिया था बहुत सारे राजाओं ने मिलके. वो बैटल ऑफ वाटरलू कहलाता है. नेपोलियन बोनापार्टे वाज अनदर सच रूलर जो पूरे यूरोप पर कैप्चर करना चाहता था. नाउ पूरे यूरोप पर कैप्चर करना वाज अ ह्यूज थिंग, एंड उस टाइम बहुत सारे राजा यूरोप पर राज कर रहे थे. कोई भी राजा को अच्छा थोड़ी लगेगा कि उसकी प्रजा उससे हाथ किससे चले जाए. सो ऑल राजा केम टुगेदर एंड दे फॉट अगेंस्ट द नेपोलियन बोनापार्टे. Okay, everyone, now let us move on to the next question. Dash was regarded as the modernizer of Europe. यूरोप को मॉडर्नाइजर कहा जाता है बिकॉज ये कुछ तो कोड लेके आया था. ही ब्रॉट अराउंड अ कोड जिसको कि सिविल कोड ऑफ नेपोलियन कहा जाता है. दैट इज ऑब्वियसली नेपोलियन को ही मॉडर्नाइजर कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें अच्छी भी करी एंड कुछ चीजें इसने खराब भी करी. बट एनीवेज ये हम क्लास 10 तक पढ़ेंगे. व्हेन वाज नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, और इसको फ्रांस का पूरा साम्राज्य संभाल दिया गया था. इसने बोला था अब तो मैं पूरे यूरोप पर राज करूंगा, पूरे तरफ मेरी ही वाहवाही होगी और बड़ा मजा आएगा. और दैट वाज 1804. 1804 में इसने काफी ज्यादा चेंजेस करे थे सोसाइटी में, और जिसकी वजह से उसको बहुत सारा लोगों ने प्रेज किया था. बट ये थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट था बहुत सारी चीजों को लेकर, इसलिए फिर ये भी खत्म ही हो गया. इन विच सेंचुरी द स्लेव ट्रेड फाइनली बिगिन? स्लेव ट्रेड कौन सा सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था बच्चों लोग बताओ. कौन सा स्लेव था? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था. अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका. बोलो जल्दी से. ओके, 100% बिल्कुल करेक्ट है. दैट्स ऑब्वियसली 17th सेंचुरी में. 17th सेंचुरी में हमारी ट्रेड बच्चों लोग शुरू हो गई थी, एंड दैट वी हैव टू डू वेरी वेरी रिलीजियसली. हमने सारी चीजें देखी हैं. 17th सेंचुरी में हमारी ट्रेड जो है पूरी की पूरी स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गई थी. द विमेन इन फ्रांस एक्चुअली वॉन द राइट टू वोट इन विच ईयर? काफी बहुत लंबा टाइम लगा था, एंड दैट्स ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है. दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली. सो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आपका 1946 इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड लोकेशन? साइज एंड एरिया, सॉरी. बोलो, ये हमने करा है एंड वी ऑल नो कि इट्स 7th है हमारा साइज, एंड हमारा एरिया के हिसाब से वी आर एट द 7th रैंक. सबसे ऊपर कौन है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. चलो, नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री ऑक्यूपाइज इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया? सॉरी, मैंने आंसर ही बोल दिया. विच कंट्री ऑक्यूपाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया? साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन किसकी है? इंडिया, कोरिया, पाकिस्तान एंड जापान. एंड दैट्स इंडिया, बिकॉज हम लोग बहुत सारे डायरेक्शन में जा सकते हैं. इंडियन ओशन में हम सबसे ज्यादा कैप्चर एरिया करके रखे, इसलिए हमारा ओशन का नाम भी इंडियन के नाम पे रखा है, हमारी कंट्री के नाम पे. और हम काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी लोकेटेड है. इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट, किधर भी, नॉर्थ साउथ, एनीवेयर, राइट. तो इसलिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है. तो अब करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज आर देयर इन द नॉर्थ? सो देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द नॉर्थ, बट वो 4 है. कितनी है? 4. अब करते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन. विच 2 नेबरिंग कंट्रीज आर आइलैंड?
कौन सी दो नेबरिंग कंट्री आइलैंड है? इज इट चाइना बांग्लादेश, इज इट म्यांमार मालदीव्स, इज इट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या नन ऑफ दीज? बोलो बच्चा से जल्दी से। आइलैंड मैंने आपको बताया था क्या है, आइलैंड क्या है? आइलैंड है हमारा जो चारों तरफ पानी से होता है, बट म्यांमार आइलैंड कंट्री नहीं है। मालदीव्स आई नो, बट अगर यहाँ पर श्रीलंका लिखा होता, अगर यहाँ पर श्रीलंका लिखा होता तो बच्चा लोग ये करेक्ट आंसर होता, बट सिंस यहाँ पर श्रीलंका नहीं लिखा है तो हमारा इनकरेक्ट है, सो नन ऑफ दीज इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। चलो इसी बात पे थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री? लैंड बाउंड्री मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो कितने हैं वो? 8 कंट्रीज है। 8 कंट्रीज के साथ हमारा जमीनी नाता जुड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं जुड़ा होता तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, जैसे कि पाकिस्तान के साथ सारी चीजें देखने को मिलती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डू क्विकली। इंडिया इज डैश वर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंट्रीज? सो एशियन कॉन्टिनेंट का कौन सा एक्सटेंशन है? अगर हमारा इंडिया कुछ ऐसे है तो एशिया आप ऐसे देख सकते हो, लाइक एशियन का सदर्न एक्सटेंट है हमारा, और साउथ इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि मैंने आपको पढ़ाया था वो कहां से होके गुजरता है? मिर्जापुर, उदयपुर, रामपुर। सो दैट्स मिर्जापुर, गोरखपुर एंड आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। दैट इज हाउ इन द सीक्वेंस इट वर्क्स। सो मिर्जापुर इज एक्चुअली द आंसर। व्हाट इज द एरिया ऑफ लैंडमास ऑफ इंडिया? इंडिया के लैंडमास का क्या एरिया है? 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडिया लोकेशन एंड साइज, पूरा चैप्टर आपको पता होना चाहिए बच्चा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज एक्चुअली the correct answer. Now let us move on to the next. What separates श्रीलंका एंड इंडिया? क्या सेपरेट करता है? मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में ही बताया था, एंड अगर आपको ये दिख रहा है तो फिर तो आपका आंसर आ गया है, विच यू कैन सी कि पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और जो है श्रीलंका को सेपरेट कर देता है, एंड ये सेपरेट करता है एक छोटा सा लैंड मास, ओशियनिक लैंड मास है ये, ठीक है। ओशियन लैंड मास से छोटा सा, मैंने आपको मैप पे शुरू में बना के दिखाया था, ये पूरा है। What is the longitudinal latitudinal extent of mainland? तो mainland का क्या है? 30 डिग्री है। mainland जो हमारा पूरा मेन जो हमारा पार्ट है दैट इज 30 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किससे होके नहीं गुजरता है? ओके जल्दी से बताओ चलो। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। Now you should take your time and remember all the states, and then you can let me know the answer. Is it Chhattisgarh? Is it Tripura? Is it Madhya Pradesh? Is it Maharashtra? किससे होके नहीं गुजरता है? And that's obviously Maharashtra. महाराष्ट्र से होके नहीं गुजरता है। 8 स्टेट है हमारे पास। We have 8 स्टेट है ना, हमारे पास 8 स्टेट है चलो, जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से होके गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 मिडल से जाता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जल्दी से बताओ कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? मेघालय, मिजोरम, असम या मणिपुर? दैट्स मिजोरम फॉर यू। मिजोरम से होके हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। विच पार्टी अलाउज which party always won election in Mexico since its independence in 1930 until 2000? Revolutionary Party, Mexican Party, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। आपको जहां पर भी पीआरआई तो कुछ तो दिखेगा, वही है हमारा आंसर। तो पार्टी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन, जो हमारी पीआरआई पार्टी थी वही जीत रही थी, बहुत सारे इलीगल काम करके, सारे इलीगल चीजों को यूज करके वो पार्टी में जो है अपनी पावर दिखाती थी, खरीद लेती थी बेसिकली बेसिक चीजों को, है ना, और जीते जा रही थी, लोगों को पता ही नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these feature is or are necessary to provide the basic rights to the citizen? सिटीजन को हमेशा खुला सोचने दो, फ्री रहने दो, प्रोटेस्ट करने के लिए कोई भी एसोसिएशन उनको बनाने दो, तो बढ़िया चलेगा सब चीजें। ओके चलो, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज एक्चुअली द राइट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन द केस ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे के केस में कौन सी बात सच है, करेक्ट है? पॉपुलर गवर्नमेंट हमेशा डेमोक्रेटिक होती है, गलत है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, या पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल। जितने ही बच्चों ने बी और सी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। बी और सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों लोग, हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इन विच केस वॉज द रियल पावर विद एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद अ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? बोलो जल्दी से। रियल पावर एक्सटर्नल लोगों के हाथ में थी, बोलो जल्दी से, क्विकली जल्दी से बोलो। यस, इराक और पोलैंड के एग्जाम्पल में दूसरे लोगों के हाथ में पावर थी। अच्छा बताओ, 1 पर्सन 1 वोट का मतलब क्या है? 1 पर्सन को सब लोग वोट करेंगे। 1 person has 1 vote and each vote has 1 value. A person can vote only once in his life,
या फिर बोथ बी एंड सी। तो ऑब्वियसली एक इंसान का एक वोट होगा और उसका एक ही वैल्यू होगा, ये तो हमने सीखा चैप्टर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी से। A democratic government has respect some rules after winning the election. Which of these is not a part of those rules? Respecting guarantee given to the minority. Office bearer are not accountable. OMG. Every major decision has to go through a series of consultation. Office bearer have some responsibilities. So office bearer are not accountable is not a part of those rules. Okay, chalo next question karo jaldi se. Next question, what is constitutional law? प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है, लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, या नन ऑफ द अबव। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो सारे प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक लॉ बना के दे रहा है, इट इज मोर लाइक अ रूल बुक एंड वी हैव टू फॉलो दैट रूल बुक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज परमिटेड अंडर द रूल ऑफ लॉ? Prime Minister can be punished for, oh my god, Prime Minister can be punished for violating the constitution. Police has the right to kill anybody, oh my god. Women can be paid lesser salaries. President can rule for as long as he wants. Is permanent, is permanent. President can be punished for violating the constitution. Correct है, चाहे आप president हो, सब कुछ हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी तो you will be punished. ठीक है, next question है हमारे पास, in which period did China face one of the worst famine that occurred in the country, in the world? कब आया था ये आपको पता है, और हमने इससे स्केप कर लिया था, हम भी प्रॉब्लम थे, नए नए हम लोग आजाद हुए थे, लेकिन चाइना वॉज नॉट कंसिडर्ड, चाइना ने कोई ध्यान नहीं दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, democracy improve the quality of decision making because decisions are taken by educated people, decisions are taken by consultation and discussion, decisions are taken over a long period of time, ये all decisions are approved by the, देखो इसलिए क्वालिटी है क्योंकि बहुत ज्यादा कंसल्ट और डिस्कशन हमें लगता है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हाउ डज अ डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? जल्दी से बताओ, डेमोक्रेसी हमें हमारी मिस्टेक करेक्ट करने के लिए कैसे हेल्प करती है बच्चों लोग, जल्दी से बताओ फटाफट से। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा होगा कि इसलिए जो है क्योंकि हम अपनी जो है रूलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन टुडे। आज हमने इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं। आई होप दैट आपको बहुत मजा आया होगा, आपने थॉरली सारी चीजों को एंजॉय करके पढ़ा होगा। नाउ सिंस यू हैव डन ऑल दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू बोर्ड एग्जाम, फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, फॉर योर यूनिट टेस्ट, फॉर योर क्लास टेस्ट एंड फॉर ऑल्सो फॉर योर क्लास 10। सो ये बिकॉज फाउंडेशन क्वेश्चंस है, इसी के आसपास सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। So this was all about the class today. Now I'll see you in the next class very, very soon, which is going to be the live class. Thank you so much, everyone. Sending you lots of love and bye-bye. Take care.